नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्तों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और आप सबका प्यार आपके प्यारे प्यारे कमेंट के माध्यम से हमेशा मुझे मिलता रहता है। और आप सबके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप सब से आगे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। मेरे कुछ दोस्तों का नाम है चिन्मय जी, रूबी जी, अमित जी, नवीन शर्मा जी, संजू शर्मा जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त। और अब सारे दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सब अपना प्यार और अपना फीडबैक ऐसे ही अपने कमेंट के माध्यम से हमेशा मुझे देते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे पता चलता है कि इंसान के अंदर जो लालच होता है वो कितना और किस हद तक आगे बढ़ सकता है, जिससे कि कई बार हमारे लिए ऐसी बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है जिस मुसीबत के बारे में शायद हम ना तो कभी सोच सकते हैं और ना ही कभी उससे लड़ सकते हैं। आज की कहानी है एक अनोखी शक्ति की, ऐसी शक्ति जिसको हम जिन के नाम से जानते हैं। जिन ये एक ऐसी भयानक ताकत है जिससे लड़ना हम इंसानों के, एक्चुअली सारे इंसानों के बस की बात नहीं है। हम इंसानों में से ही कुछ ऐसे होते हैं जिन पर प्रभु की कुछ स्पेशल कृपा होती है जो कि हमें इन मुसीबतों से निकाल सकते हैं। लेकिन वो भी अगर हम उन तक सही समय रहते पहुंच जाए तभी, वरना तो कई घर ऐसे हैं जो कि ऐसी चीज़ों के चपेट में आकर बर्बाद हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की इस अनोखी कहानी की तरफ। आज की कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जिस गांव में ऐसा मानना था कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आपको जाकर उस गांव के बाहर जो ज़मीन शुरू होती है, जहाँ की मिट्टी काले रंग की है, उस जगह पर जाकर सिर्फ अपनी इच्छा एक पेपर में लिखकर 7 दिनों तक उस मिट्टी के नीचे दबाकर आनी है और वो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन ये भी बताया जाता था कि वो इच्छा पूरी तो होती है, लेकिन उसके बदले कई बार कई लोगों को कई सारी चीज़ें खोनी भी पड़ गई। उसी में से ये एक ऐसा परिवार था जो कि काफ़ी गरीब परिवार था, जिस परिवार ने हमेशा ही मुसीबतों का सामना किया था। लेकिन इंसान के भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है जिसके बाहर इंसान भी थक जाता है, हार जाता है और कुछ ऐसी गलती कर देता है जिस गलती की कोई माफ़ी नहीं होती। ऐसा ही कुछ आगे चलकर इस परिवार के साथ भी होने वाला था। ये परिवार काफ़ी सारी मुसीबतों से सालों से जूझता चला आ रहा था और इस परिवार में माता, पिता, बेटा और बेटी थी। बेटे का नाम था अजय और बेटी का नाम था अनीता। लेकिन अब जबकि बेटा बेटी बड़े हो चुके थे, उन दोनों ने भी अपने घर के सहयोग करने के लिए मेहनत मजदूरी करने का तय किया, क्योंकि उनके परिवार में शुरू से इतनी गरीबी और इतनी ज़्यादा पैसों की परेशानी रही। दोनों बच्चों में से किसी का भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो नहीं पाया। और आज
वो अपने माता पिता की सहायता करना चाहते थे, जिससे उनके पिता का बोझ थोड़ा कम हो सके। बेटा और बेटी दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आप अब इसे इनकी बदकिस्मती कहें या फिर इनके किस्मत का फेर, क्योंकि इनके लाख कोशिशों के बावजूद भी इन्हें कोई भी काम मिल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे अगर कोई काम मिल भी जाता तो थोड़ी ही देर में वो काम उनसे छिन भी जाता। किसी न किसी गलती का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता या फिर उनका काम पसंद नहीं आता। कुछ न कुछ ऐसा रीज़न निकल कर ही आ जाता था, जिसके वजह से उनसे उनकी ये चीज़ें छिन जाती, वो उम्मीद छिन जाती और आखिरकार वो दोनों अब इतने निराश, इतने परेशान हो चुके थे कि माता पिता के समझाने और इतना कुछ बताने के बावजूद, वो भी उसी गांव के थे, तो उन्हें भी गांव के बाहर की उस काली मिट्टी वाली ज़मीन के बारे में सब कुछ पता था। वो दोनों लगभग 1 महीने तक ऐसे ही कोशिश करके थक हार चुके थे और आखिरकार वो दोनों ऐसे ही एक जगह से निराश होकर अपने घर लौट रहे थे। घर लौटते वक्त बेटी ने रोते हुए अपने भाई से कहा, भैया, हमारी ज़िंदगी में तो लगता है कभी कोई मुसीबत जाने ही वाली नहीं है। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी चली आती है। हम क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। माँ तो इतनी पूजा पाठ करती है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। और अब तो नौबत ऐसी आ गई है, 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। पिता को जो काम मिलता था वो काम भी छूट गया। हम करें तो क्या करें? क्या हम सबको मर जाना चाहिए? बहन की ऐसी दुखद बातें सुनकर भाई, जो कि पहले से ही दिल से बहुत ज़्यादा दुखी था, उसने तुरंत अपनी बहन को हिम्मत बंधाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर बहन ने फिर से अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा और पूछा, भैया, तुम क्या कर लोगे? और हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। अचानक चलते चलते उसका भाई रुक गया और उसने रुककर तुरंत कहा, एक रास्ता है। इस पर बहन ने तुरंत अपने भाई से सवाल किया, क्या रास्ता है भैया, जल्दी बताओ। इस पर भाई ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, रास्ता वही है जिस पर चलने के लिए सारे लोग मना करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मेरा साथ दे। क्या पता, शायद सच में हमारे जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए। बहन अभी भी सवालिया नज़रों से अपने भाई की तरफ देख रही थी। बहन ने तुरंत सवाल पूछा, भैया, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताओ तो क्या है ऐसा जो हम कर सकते हैं? भाई ने तुरंत कहा, वही गांव के बाहर की वो काली ज़मीन। वहाँ जाकर हम सच में 7 दिनों तक अपनी इच्छा पेपर में लिखकर दबाकर आते हैं। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। इस पर बहन ने तुरंत घबराते हुए अपने भाई से कहा, अरे भैया, नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, वो ज़मीन श्रापित बोलते हैं लोग। वो इच्छा तो पूरी करती है, लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ छीन भी लेती है। भाई ने थोड़ा हंसते हुए कहा, छीन लेती है? अब और क्या छीनेगी हमसे? हमारे पास छीनने के लिए है ही क्या? कुछ होना भी तो चाहिए। ये बात सुनकर बहन तुरंत चुप हो गई। उसे भी कहीं ना कहीं अपने भाई की बात बिल्कुल सही लग रही थी। उसने कहा, वैसे तो तुम भैया ठीक ही बोल रहे हो, तो सच में हमें ये करना चाहिए, लेकिन अम्मा बाबूजी हमें ये कभी करने नहीं देंगे। इस पर भाई ने तुरंत कहा,
मैंने इसीलिए तुझसे पहले ही कहा था कि इसमें तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और हम दोनों जाकर मिट्टी में वहाँ लगातार 7 दिनों तक अपनी इच्छा लिखकर दबा कर आएंगे और क्या पता उसके बाद सच में कुछ अच्छा हो जाए। अब बहन के भी पास कोई रास्ता नहीं था और वो दोनों इस बात के लिए अपना मन बना चुके थे। आखिरकार आज रात वो दोनों इस चीज़ की तैयारी में लगे हुए थे। माता पिता दोनों खाना खाकर सो चुके थे। भाई और बहन दोनों चुपचाप माता पिता के सोने के बाद अंधेरे में चुपचाप घर से निकल कर आए। उन्हें लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे हम अपना नाम लिखना जानते हैं या फिर आ ई ऊ जो भी हो, इनिशियल चीज़ें इतना लिखना आता था जिससे वो ये लिख सकें कि उन्हें धन चाहिए, अपार धन। इतना लिखना भी उन्हें इस वजह से आ गया था क्योंकि गांव में जो विद्यालय था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसमें बच्चों को बेसिक चीज़ें जो कि हम बच्चों को नर्सरी, केजी, एलकेजी जैसे में पढ़ाया करते हैं, वो भी गांव के मुखिया के बेटे के द्वारा बच्चों को पढ़ाने की वजह से बच्चों को इतनी चीज़ें जो कि बेसिक थी ज़्यादातर आती थी, जिससे उन्होंने अपनी इच्छा पेपर पर लिख दी और लिखकर वो वहाँ उस मिट्टी, उस ज़मीन के पास पहुँच गए। ऐसा उन्होंने लगातार 7 दिनों तक किया जैसा कि बताया गया था। अब 7 दिनों तक ये चीज़ें करने के बाद उनके घर में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया जैसा कि उन लोगों ने सुन रखा था। अब ये चीज़ होने के बाद दोनों भाई बहन काफ़ी निराश हो चुके थे। आज 7वां दिन पूरा होकर 1 दिन और हो चुका था, मतलब आज 8वें दिन की रात थी। आज अचानक माता पिता के सोने के बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी और दरवाजे पर दस्तक होते ही भाई बहन दोनों जो कि जगे हुए यही सोच रहे थे कि इतनी मेहनत करना भी बर्बाद हो गया, लोग बस झूठ मूठ की कहानियां ही बनाते हैं, और वो दोनों अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। दरवाजे की दस्तक सुनकर दोनों तुरंत उठकर बैठ गए और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उठकर वो अपने घर के बाहर आए और बाहर आकर जो नज़ारा उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने देखा उनके घर के दरवाजे पर एक बड़ी सी हांडी रखी हुई थी, मतलब आप मटका भी समझ सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी। ये देखकर उन दोनों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच में क्या उनके सामने है। दोनों ने उसे बार बार अच्छी तरह से छू कर देखा, वो सच में था। भाई और बहन दोनों खुश हो गए। दोनों खुशी से उसी वक्त चीखने चिल्लाने लगे। उन दोनों की चीख पुकार सुनकर माता पिता की भी नींद खुल गई और माता पिता ने जैसे ही उन दोनों को घर के बाहर चीखते चिल्लाते देखा, वो दोनों डर कर घर से बाहर निकले। घर के बाहर निकलते ही उन दोनों की भी नज़र सामने रखे उस सोने की अशर्फियों से भरे हुए मटके पर पड़ी और उन दोनों के भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने बेटा बेटी को देखा। उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों तो इन पैसों को देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे। अब सारी बात उन्हें समझ में आ चुकी थी, सिवाय इसके कि ये धन आया तो आया कहाँ से। उन्होंने तुरंत अपने बेटा बेटी से सवाल किया और बेटा बेटी ने साफ साफ झूठ कह दिया। उन्होंने तुरंत कहा, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये धन कहाँ से आया,
और माता पिता ने भी यकीन कर लिया कि हो सकता है कोई यहाँ पर रख कर चला गया हो, लेकिन ऐसा क्यों, कैसे और किसने किया? इन सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे और उन्होंने अगले दिन सुबह पूरे गांव में जाकर ये बात पूछने की कोशिश की, लेकिन सारे गांव वाले ज़्यादा धन के बारे में सुनकर ही डर गए। सबने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तूने उस काली मिट्टी से धन मांगा हो? अगर ऐसा है तो तेरे परिवार का विनाश तो निश्चित है। लेकिन पिता, जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता था, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उस पूरे गांव में ऐसे किसी चीज से लोग बहुत डरते थे और सब ने उस धन के बारे में कुछ भी पता ना होने की बात कही। पिता अब जब अपनी तरफ से संतुष्ट हो चुके थे, तब उन्हें भी ये लग रहा था, अब किसका है, कहाँ से आया, ये जब पता ही नहीं है तो ये तो हमारा ही हुआ, तो हम इसे खर्च तो कर ही सकते हैं। और सब ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधरने लगी। लगभग 3 दिन के अंदर ही उन्होंने अपने घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज 5वां दिन था और 5वें दिन अचानक भाई को सपने में एक बहुत भारी भयानक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने भाई से कहा, मैंने तुझे तेरी मांगी हुई चीज़ दे दी है, उसके बदले तुझे भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। और ये बात सुनकर भाई ने सपने में ही सवाल पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उसने कहा, मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये तुम जान सकते हो। मुझे तुम्हारे पिता के शरीर के खून के कुछ कतरे चाहिए और तुम अगर मुझे ये देते हो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा धन दूंगा, जिससे तुम इस गांव के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाओगे। और ये बात सुनकर बेटे को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन ये तो सिर्फ खून के कुछ बूंदों की ही बात थी। इस वजह से उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उसने अपने पिता के सो जाने पर धीरे से उनकी उंगली पर कुछ चुभाकर खून की कुछ बूंदें इकट्ठी की और वो बूंदें जैसे कि उस आवाज़ ने बताया था वहीं उसी काली मिट्टी में जाकर गिराकर आना था। वो बिल्कुल वैसा ही करने के लिए आज रात को गया, लेकिन अकेले, और जाकर उसने वो खून की बूंदें वहाँ ज़मीन पर गिरा दी और वो लौटकर वापस आ गया। वो जब घर आया तब उसके घर में सब लोग चैन की नींद सो रहे थे। भरे पेट में नींद भी बहुत अच्छी आती है और ये देखकर वो धीरे से मुस्कुराया और वापस आकर अपने बिस्तर पर सो गया। अगले दिन सुबह उसके पिता जब उठे तब उन्होंने कहा उन्हें काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है और इसके बाद हर 3 दिन पर उन्हें ऐसे ही सोने की अशर्फियों से भरी हुई मटकियां मिलती और हर चौथे दिन पर जय को अपने परिवार के हर एक सदस्य के खून की कुछ बूंदें ले जाकर उस काली ज़मीन पर टपकानी पड़ती थी। आखिरी इंसान अब अजय था। आज अजय से भी उसके खून की बूंदें मांगी गई और ये भी कहा गया कि अगर तुम्हें तुम्हारी खून की बूंदें नहीं देनी है तो तुम एक बार फिर से अपने पिता की खून की कुछ बूंदें यहाँ लाकर गिरा दो। और अजय ने वैसा ही किया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो कुछ बूंदें भी अपने खून की नहीं देना चाहता था। शायद ये निगेटिविटी का असर था और अजय ने वापस से एक बार अपने पिता के शरीर से खून की कुछ बूंदें निकाली, जबकि अजय को बहुत अच्छे से पता था जिस दिन से अजय ने अपने पिता, अपने माँ और अपनी बहन के शरीर के
कुछ बूंदें ली हैं, तब से वो सब काफी कमजोर, थका हुआ और अजीब सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अजय को शायद अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार उसने आज वापस से ले जाकर एक बार फिर से अपने पिता के खून की कुछ बूंदें उस जमीन पर डाली और वो घर आ गया। घर आने के बाद अगली सुबह उसकी नींद खुली उसकी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से। अजय जब सोकर उठा तब उसने देखा उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अजय ने सिर्फ कुछ ही बूंदें खून की निकाली थी, तो उससे उसके पिता की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन ना चाहते हुए भी अजय के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है शायद मेरी वजह से ही हुआ है। और अजय एक शोक, एक पछतावे में जा रहा था। अजय अब बिल्कुल शांत हो चुका था। अजय को जिंदगी में इतना धन मिल चुका था कि शायद अब उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाती तो वो धन कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन उसके लिए पुश्तें, खानदान बचना भी तो चाहिए। अजय को अब डर लग रहा था। अजय काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन उसने ये बात किसी से नहीं कही। और ये खून के बूंदों वाली बातें उसकी बहन को भी नहीं पता थी। लेकिन उसकी बहन को ये ज़रूर पता था कि वो अपनी इच्छा उस काली ज़मीन से मांग रहे थे, और वो काली ज़मीन ऐसे ही लोगों के परिवार को बर्बाद करती है। बहन काफ़ी डर चुकी थी। भाई ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बहन ने अपना मुंह खोल दिया। उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, वैसे ही माँ अपने बेटा और बेटी दोनों पर चिल्लाने लगी। उनका सुहाग उजड़ चुका था, वो विधवा हो चुकी थी। ये दुख उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख था, बिना खाने के रहने से भी ज़्यादा बड़ा दुख। वो अब इस चीज़ से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो खुद उस काली मिट्टी के पास जाकर बार बार चीखने चिल्लाने लगी। उस काली मिट्टी को हाथ से उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगी। अब पीछे से उनकी बेटी और बेटा दोनों आए। दोनों ने पकड़कर अपनी माँ को जैसे तैसे करके वो उन्हें घर वापस लेकर आए। लेकिन माँ, उसका तो पूरा संसार उजड़ चुका था। वो बार बार अपने बेटी और बेटे को अब कोस रही थी, जो कि एक माँ कभी नहीं कर सकती। लेकिन अब ये बात का एहसास दोनों बच्चों को भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये उनकी ही गलती है। और जैसे तैसे करके रात हो गई। पूरा परिवार सो चुका था। अगले दिन सुबह वापस से इस घर में मातम का माहौल फैल गया। वहाँ खाट पर माँ की लाश पड़ी हुई थी। माँ के पूरे शरीर पर वही काली मिट्टी लगी हुई थी, और माँ अब इन बच्चों को छोड़कर जा चुकी थी। ऐसे लगातार उस घर में धन का बढ़ना और लगातार 2 लोगों की मृत्यु होना, ये देखकर गांव का हर इंसान समझ चुका था कि इनके ऊपर उस काली धरती का प्रकोप आ चुका है। सबने अब उन्हें ये सलाह दी कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम इस गांव के बाहर चले जाओ और जाकर किसी पंडित, किसी तांत्रिक की मदद लो, वरना तुम दोनों भी नहीं बच पाओगे। अजय को कहीं ना कहीं अब ये बात सच लग रही थी। अजय बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था। वो अपने माता पिता को तो खो चुका था, अपनी बहन को बिल्कुल नहीं खोना चाहता था। और वो दोनों उसी दिन गांव के बाहर निकल गए। उन्होंने कई लोगों से इस बारे में मदद मांगी। सब पंडित थे, तांत्रिक थे, लेकिन सबने उस काली मिट्टी के बारे में सुनते ही उनकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने ये बताया कि वो कोई सामान्य ज़मीन नहीं है। उस ज़मीन के अंदर भयानक जिन और उसका शायद पूरा समुदाय रहता है, जो कि आपकी इच्छा तो ज़रूर पूरी करता है, लेकिन उसके बदले आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। और सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी अपनी मौत का बारी बारी इंतज़ार करने के। आखिरकार उनका इंतज़ार पूरा हुआ। अगली सुबह अनीता भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अजय तो जैसे पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और अजय अब इसी हालत में, पहले तो उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद वो उस काली मिट्टी वाले ज़मीन पर पहुंच गया। वहाँ पर उसने खुदाई करना शुरू कर दिया। वो खुदाई काफ़ी गहरे तक कर चुका था, लेकिन वो काली मिट्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही उसे वहाँ से कोई भी ऐसा जिन या कोई और शक्ति महसूस हो रही थी। अजय वहीं गड्ढे के बाहर बैठकर पागलों की तरह रो रहा था। तभी अचानक उस गड्ढे में से एक हाथ निकला। उसने अजय का गला पकड़ लिया और उसने अजय को वहीं उसी ज़मीन के अंदर खींच लिया और वो गड्ढा फिर से उसी तरह से भर गया जैसे कि वहाँ कभी कोई गड्ढा खोदा ही ना गया हो। इस तरह अजय का पूरा परिवार खत्म हो गया। गांव वालों के लिए ये एक और सीख थी कि उस काली ज़मीन से हमेशा दूर रहो। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें और अपना फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी मेहनत को अपने प्यार से हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर आपके पास आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आपका वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं खुद आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।